बाजार का नियम तो बड़ा सीधा होता है, डर बिकेगा। कालसर्प दोष पुराने शास्त्रों में तो मिलता नहीं है, लेकिन जिस पन्ने से ये शब्द चला था ना, ये 1937 का एक डॉक्यूमेंट है, दूसरे वर्ल्ड वार शुरू होने से पहले का, और लिखा गया था अग्रे राहु रथो केतु वाला। इसके साथ आज तक किसी ने ग्रंथ, तो चंद्रमा अगर इस तरफ है तो कालसर्प है, 4 दिन बाद चंद्रमा उस घेरे में से निकल जाएंगे तो कालसर्प दोष खत्म हो गया, वो भी उसी महीने के भीतर। उस दिन पूरे देश भर में हजारों हजार बच्चे जन्म लेंगे। अगर ये अकेला योग जीवन बर्बाद कर रहा होता तो उस दिन पैदा हुए सभी लोगों का जीवन बर्बाद होता ना। काल सर्प का डर ये एक बहुत बड़ा दोष है, और ये दोष आपकी कुंडली में नहीं, जो आप अपने फोन पे 2 मिनट में खुद कर सकते हैं। और एक बार अगर वो कर लोगे ना, तो इस नाम से आपको डराना किसी के बस की बात नहीं रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं काल सर्प दोष के बारे में कुछ चीजें रिवील करने वाला हूं। बड़ी इंटेंस चर्चा होने वाली है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगले कुछ मिनट इस वीडियो को छोड़िएगा मत, पूरा देख के उठिएगा। त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, कालहस्ती सिद्ध जगह हैं बहुत, लेकिन इनके नाम के साथ ना आज की डेट में काल सर्प दोष की पूजा भी जुड़ी हुई है। पैकेजेस होते हैं वहां पे, रेट कार्ड होते हैं, ऑनलाइन बुकिंग्स होती हैं, और तो और पूजा लाइव व्हाट्सएप वीडियो पे भी करवाई जाती है कई जगहों पे। यानी एक पूरी की पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक इस शब्द के सहारे चल रही है। लेकिन ये शुरू कहां से हुआ था? कालसर्प दोष पुराने शास्त्रों में तो मिलता नहीं है, लेकिन जिस पन्ने से ये शब्द चला था ना, ये 1937 का एक डॉक्यूमेंट है, दूसरे वर्ल्ड वार शुरू होने से पहले का, और लिखा गया था देशों के लिए, राष्ट्रों के लिए, किसी एक इंसान की जन्म कुंडली के लिए नहीं लिखा गया था। तो आज के वीडियो में ना हम यही समझेंगे कि ये शब्द आया कहां से, क्या ग्रंथों में इसका कोई आधार है, और अगर कोई आपसे कहता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं कि ये बड़ा इंटेंस और आपके जीवन में रास्ता दिखाने वाला होने वाला है। और साथ ही साथ में ना अंत में मैं आपको एक छोटी सी ऐसी जांच भी बताऊंगा जो आप अपने फोन पे 2 मिनट में खुद कर सकते हैं, और एक बार अगर वो कर लोगे ना, तो इस नाम से आपको डराना किसी के बस की बात नहीं रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहली बात की, जो आपकी अपनी कुंडली से निकलती है, यानी राहु और केतु। यही कालसर्प दोष का आधार माने जाते हैं ना। तो राहु तो और केतु जो होते हैं, ये कुंडली में हमेशा आमने सामने रहते हैं, 180 डिग्री की दूरी पे, एकदम एक दूसरे से आमने सामने। यानी ये हमारे ज़ोडिएक को, राशि चक्र को बीच में से काट के 2 हिस्सों में बांट देते हैं। अब अगर बाकी 7 प्लेनेट किसी एक हिस्से में आ जाएं, तो कहा जाता है काल सर्प दोष। ये सुनने में बात बड़ी आसान लगती है, साफ लगती है, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस रूल को अप्लाई कैसे किया जाए। और यहीं पे 3 मेन क्वेश्चन खड़े होते हैं। पहला, कि गिनती किस तरफ से होगी? क्या यह गिनती राहु से केतु की ओर होगी, या केतु से राहु की ओर होगी? फिर दूसरे, लग्न को बीच में गिनना है कि छोड़ देना है? कई ऐसे स्कूल ऑफ थॉट होते हैं जो लग्न को भी गिनते हैं। और तीसरे, कि अगर कोई प्लेनेट ठीक राहु की डिग्री के बराबर बैठा हो, तो उसे अंदर माना जाएगा इस सर्कल के बाहर माना जाएगा? अब इन 3 सवालों की मजेदार बात क्या है कि जवाब हर किताब में अलग अलग मिलेगा, राइटर के मूड के अनुसार। इसका नतीजा यह निकलता है कि एक ही कुंडली को एक स्कूल ऑफ थॉट या एक पर्सन जो है, ये काल सर्प बता देता है, और दूसरा मना कर देता है। और एक एस्ट्रोलॉजर कहेगा कि जी बिल्कुल काल सर्प दोष अप्लाई होता है, दूसरा कहेगा भाई नहीं होता है। और जो पर्सन है जिसकी कुंडली है, वो यही सोचता रह जाता है कि किसकी मानूं। अब आप खुद सोचिए कि जिस नियम की परिभाषा, इसकी डेफिनेशन ही पक्की नहीं है, उसका फल पक्का कैसे हो सकता है? अब बात करते हैं स्क्रिप्चर्स की, ग्रंथों की, क्योंकि असली सवाल तो वहीं से शुरू होगा ना। और इसके लिए ना मैंने भी वही किया जो कोई भी मेरी जगह पे होता तो करता, कि पिछली किताबें पकड़ी, ढूंढी, खोली, रीड किया उनको। वहां जो मिला ना, उसके एक मोमेंट पे तो मैं भी बहुत चौंक गया कि सर्प योग नाम का एक योग वाकई मौजूद है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में भी है, BPHS जिसको बोला जाता है। वराह मिहिर जी की बृहत जातक में भी मिला, और फिर कल्याण वर्मा की सारावली, इसमें भी मुझे सर्पदोष मिला। एक पल के लिए तो लगा कि बात यहीं पे खत्म हो गई, लेकिन फिर जब इनकी सभी की परिभाषा बारी बारी से पढ़ी कि सर्पयोग तब बनता है जब सिर्फ पाप ग्रह केंद्र भावों में, यानी 1, 4, 7, 10 भावों में बैठे हों,
और कोई शुभ ग्रह केंद्र में ना हो, और इसका रेसिप्रोकल उल्टा योग है माला योग, जब शुभ ग्रह जो हैं ये केंद्र में बैठे हो, कोई पाप ग्रह ना बैठा हो। अब यहां पे एक चीज गौर करिए कि इस पूरी की पूरी डेफिनेशन में राहु और केतु के एक्सिस का कहीं जिक्र नहीं है। मैं जानता हूं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में नए हैं तो अभी की ये जो वार्तालाप है थोड़ी भारी हो रही होगी, बट सुनिएगा जरूर कि नाम में सर्प शब्द आ गया, बस इतनी सी बात थी, और इस एक शब्द के सहारे बाद में इसको काल सर्प से जोड़ दिया गया। अब इसके अलावा फल दीपिका देख लीजिए, इवन जातक परिजात देख लीजिए, उत्तर कालामृत देख लीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूं जो पक्के एस्ट्रोलॉजी के रेफरेंस बुक्स हैं। जो नियम आज आपको सुनाया जाता है ना, ये इन बुक्स में, इन ग्रंथों में मिलता ही नहीं है, स्पेशली इस रूप में। अब उस श्लोक की बात जो हर वेबसाइट पे या कह लीजिए हर वार्तालाप में दोहराया जाता है, अग्रे राहु रथो केतु वाला, इसके साथ आज तक किसी ने ग्रंथ का रेफरेंस नहीं दिया, अध्याय चैप्टर नहीं बताया, श्लोक की संख्या नहीं दी, इवन मुझे भी नहीं मिली। इसलिए दोस्तों मैं आपसे भी ना एक हेल्प मांग रहा हूं आज कि अगर आपके पास इसका असली रेफरेंस है ना, अध्याय और श्लोक संख्या के साथ, तो कृपया कमेंट में जरूर भेजिएगा, मैं उसे वेरीफाई करूंगा और अगले वीडियो में आपके नाम के साथ इसको साथ में रखूंगा। देखिए गलत साबित होने के लिए मैं तैयार बैठा हुआ हूं, क्योंकि मैं तो खुद एस्ट्रोलॉजी का विद्यार्थी हूं ना, बस मुझे प्रमाण साथ में चाहिए, इसके बिना कोई बात नहीं। अब 12 प्रकार के काल सर्प दोष गिनाए गए, अनंत है, कुलिक है, वासुकी है, शेषनाग है। ये नाम ना पौराणिक नाग सूचियों के हैं, जिसे बाद में राहु के 12 भावों पे बड़े स्मार्टली बिठा दिया गया। अब मजे की बात यह है कि इनका फल हर किताब में अलग अलग लिखा हुआ है, फिर राइटर के मूड के अनुसार। अगर इनका सोर्स एक ही होता तो फल इतने अलग अलग कैसे हो जाते। लेकिन यहां पे एक सवाल मुझ पे भी तो बनता है, और उसका जवाब देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बीपीएचएस यानी बृहद पराशर हौरा शास्त्र कोई एक ना तय किताब नहीं है, इसके अलग अलग एडिशंस मिलते हैं, किसी में 97 चैप्टर्स हैं, किसी में 100 से ज्यादा हैं, इसके अलग अलग अनुवाद मिलते हैं, और कई विद्वान मानते हैं कि इसके कुछ हिस्से बाद में जोड़े गए हैं। यानी जिस किताब में मैं ये नियम ढूंढ रहा हूं ना, उस किताब का स्ट्रक्चर भी अनफॉर्चुनेटली आज पूरी तरह से तय नहीं है। तो किसी बात का ग्रंथ में ना मिलना और उस बात का ना होना, ये दोनों एक चीज नहीं है, इस बात को समझिएगा, ये फर्क समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरा दावा जो है ना आज की बात का, ये उतना ही रहेगा जितने मेरे पास प्रूफ्स हैं। जो लोग इसको शास्त्रों से लिया गया बताते हैं ना, उनसे केवल चैप्टर और श्लोक संख्या ही तो मांगी जा रही है। देखिए ये चुनौती कह लीजिए इसको, आप इसको रिक्वेस्ट कह लीजिए, लेकिन कुछ भी कहिए, इसका जवाब आज तक नहीं आया। अब जरा दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये रूल सही है होता है काल सर्प दोष, ये मान लिया, तो ये किस आधार पे सही होगा। यहां पे दो बेसिस, दो आधार बनते हैं, और दोनों कमजोर नहीं है। पहला ये कि एस्ट्रोलॉजी की हर टेक्निक पराशर से तो आई नहीं, कई दशा पद्धतियों का प्रयोग होता है, और डिविजनल चार्ट्स के कई रिफाइनमेंट्स के बाद आचार्यों ने अपने अपने ऑब्जर्वेशंस भी तो दी हैं, जो बाद में ऐड हुई हैं हमारी प्रैक्टिसेस में। कहीं पे अष्टक वर्ग भी होता है, जैमिनी पद्धति अलग से है, इसलिए कोई बात नहीं है, इसीलिए होने से वो गलत थोड़ी हो जाएगी। और दूसरा ये कि प्लैनेट्स का ये जो डिवीजन है ना, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। अगर वाकई सातों ग्रह आधे हिस्से में कुंडली के बैठे हो ना, तो कुंडली की पूरी एनर्जी एक तरफ तो झुकी हुई है, इकट्ठी है, और दूसरा आधा हिस्सा बिल्कुल खाली पड़ा है, ये तो आंखों से दिख भी रहा है। तो असली सवाल ये है ही नहीं कि ये स्थिति बनती है कि नहीं, ये तो ऑब्जर्वेशनल है ना, ये तो दिख रही है भाई, बन रही है, यानी राहु केतु एक्सिस में सातों प्लेनेट आए हुए हैं। असली सवाल ये है कि इसे वेटेज कितनी दी जाए, इसे कितना सीरियसली लिया जाए, और ये तय करने के लिए ना हमें 1937 में 1937 में जाना पड़ेगा। अब यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि इंटरनेट पे कह लो या हमारी पुरानी बातचीत में एक कहानी ना कई बार कही जाती है। डॉक्टर बीवी रमन जो पितामह है एस्ट्रोलॉजी के, उन्होंने ये शब्द बनाया और बाकी एस्ट्रोलॉजी ने उसको उठा लिया। मैंने इसको जांचा और जो निकला है ना वो इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जो वर्ड है ना, ये मिस्टर बीवी रमन, बेंगलोर वेंकट रमन जी के लेखन में कई बार मिलता है, उनके आर्टिकल्स में मिलता है, काफी पुराना मिलता है। 1937 के आसपास इसकी पहली यूजेज पाई गई। उस दौर में उनकी एक बुक थी वर्ल्ड प्रॉस्पेक्ट इन 1937-38, और बाद में उनकी पुत्री और द एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन की जो एडिटर हैं
मिसेस गायत्री देवी वासुदेव, उन्होंने ये वाला पार्ट जो था उसको रिपब्लिश भी किया था। उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि उस वर्ष काल सर्प दोष लग रहा है, जिसके कारण पूरी दुनिया पे दुनिया की वर्किंग प्रभावित होगी, संकट भी आ सकते हैं। और अब आपको पता है कि युद्ध से बड़ा संकट देश दुनिया के लिए क्या ही होता है। ये दूसरे वर्ल्ड वार को शुरू होने से पहले का आर्टिकल था और ये बात एज इट इज सही भी निकली। लेकिन इस पूरे वीडियो में अगर एक ही बात याद रखनी हो तो वो क्या है, वो है कि ये जो आर्टिकल है ये किसी की जन्म कुंडली, किसी पर्सन के बारे में नहीं था, ये वर्ल्ड की ग्रह स्थिति के बारे में था, ये देशों के बारे में था, राष्ट्रों के बारे में, ये युद्ध के बारे में था, संकट के बारे में था। आप मान लीजिए कि जैसे कोई एक डॉक्टर के एक शहर में एपिडेमिक फैल रहा है उसके बारे में लिखना चाह रहा है। इसके अलावा 70s और 80s में उसी एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन के पन्नों पर इसी सब्जेक्ट पे बड़ी लंबी लंबे आर्गुमेंट्स चले एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं निकला। यानी उस जमाने में भी ये कोई एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल, कोई तय सिद्धांत नहीं था। तो क्या मिस्टर बीवी रमन ने इसे गढ़ा, इसको इन्वेंट किया? इसका मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला। यह कहानी बिल्कुल पूरी तरह से प्रूव्ड नहीं है और अनप्रूव्ड कहानी के सहारे पूरे आर्गुमेंट को खड़ा कर देना ये तो एक गलत बात हो गई ना। और जिसको हम पकड़ने के लिए निकले थे उस बात को एक अनवेरिफाइड चीज से तो मैं एस्टेब्लिश नहीं करूंगा। और असली गड़बड़ ना कहीं और है। जो बात दुनिया की घटनाओं के लिए इस्तेमाल हो रही है ना, उसे उठा के हर आदमी की कुंडली पे चिपका दिया गया, अंडरलाइन में वर्ड चिपका दिया गया, और रास्ते में उसके नाम योग से बदल के दोष कर दिया गया। हाउ वंडरफुल। ये नाम बदलना छोटी बात नहीं है। संस्कृत में योग का अर्थ क्या है? संयोग, मिलन। और हर संयोग या योग जो है ये कोई श्राप थोड़े होता है। दोष शब्द तब जुड़ा जब ये सब्जेक्ट जो है ये डिस्कशन से निकल के मंडी में आ गया, बाजार में आ गया। बाजार का नियम तो बड़ा सीधा होता है, डर बिकेगा। किसी भी चीज का डर वहम दूर करना तो बिकता नहीं, बैलेंस थोड़े बिकता है। आपकी कुंडली में एक बड़ी असामान्य सी स्थिति है जिसे समझ के आगे की आपको प्लान बनानी होगी। मैं ये कह दूं तो कोई इसको खरीदेगा कैसे? हाँ, अब मैं कहूं आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, ये आज भी बहुत ज्यादा सेलेबल, बहुत ज्यादा बिकने वाला सेंटेंस बन जाएगा। सही है ना? अब आती है वो जांच जिसका प्रॉमिस मैंने शुरू में किया था, और अकेली यही जांच जो है ना, ये जो मैंने आज दावा किया है ना कि काल सर्प दोष नहीं होता है, उसको पूरी तरह से नाप तोल देती है। राहु और केतु स्लोली चलते हैं एक राशि में, 1.5 साल तक, 18 महीने तक रहते हैं। शनि और गुरु भी अपनी अपनी स्पीड से चलते हैं, लेकिन चंद्रमा तो 1.25-2 दिन में एक राशि पूरी करता है, 27 दिन में पूरा राशि चक्र पूरा करके वापस आ जाता है। अब आप अपने फोन पे कोई भी पंचांग वाली ऐप खोल लीजिए और उसमें इस महीने की जो ग्रह स्थिति है उसको देख लीजिए। आसान है आज की डेट में तो देखना। आपको ऐसे दिन मिलेंगे जब बाकी 6 प्लैनेट पहले से ही एक तरफ बैठे होंगे। आने वाले समय में देखेंगे ना आपको। और पूरे का पूरा डिसीजन अकेले चंद्रमा पे टिका होगा। कब चंद्रमा इस तरफ आए कि 7 प्लैनेट एक तरफ हो जाएं। तो चंद्रमा अगर इस तरफ है तो काल सर्प है। 4 दिन बाद चंद्रमा उस घेरे में से निकल जाएंगे तो काल सर्प दोष खत्म हो गया, वो भी उसी महीने के भीतर। राइट? अब जरा सोचिए कि जिस दिन ये सिचुएशन बनी हुई है उस दिन पूरे देश भर में हजारों हजार बच्चे जन्म लेंगे। अगर ये अकेला योग जीवन बर्बाद कर रहा होता तो उस दिन पैदा हुए सभी लोगों का जीवन बर्बाद होता ना। लेकिन ऐसा होता है प्रैक्टिकली? आप ही बताइए। नहीं होता है। एक ही घंटे में जन्मे 2 बच्चों का जीवन अलग अलग निकलता है। बड़े रीजन है ना, लगन बदल जाता है, नवांश बदल जाता है, दशा बदल जाती है, डिविजनल चार्ट बदलते हैं, षटबल बदलता है ग्रहों का। कितने तो टूल हैं। यही बात जो है ना, जो मैं कह रहा हूं ना, और के काल सर्प दोष एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको और बल देती है। और अगर ये ऑब्जर्वेशन से बना योग है कि हमें तो दिख रहा है जी, तो ऑब्जर्वेशन की पहली शर्त क्या होती है? साइंस वाली शर्त की बात कर रहा हूं कि वही स्थिति नतीजा हर बार वही नतीजा दे। ये शर्त यहां पे जरा सी भी, रत्ती भर भी पूरी नहीं होती। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने अब तक ना किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं लिया, बड़े आदमी का नाम नहीं लिया। ये मैंने इंटेंशनली किया है क्योंकि हमारे पास ना सेलिब्रिटीज के जो चार्ट घूमते हैं ना, ज्यादातर ना समय वेरीफाइड नहीं होता उनका। उनके चाल ढाल देख के, उनकी लाइफ स्टोरी को देख के उनका जन्म समय बना दिया गया होता है। 50% से ज्यादा केसेस में उनका डाटा जो है वो प्रूवन नहीं होता। राइट? इसीलिए मैंने वो एग्जांपल नहीं दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बेस इस चीज का इतना ही कमजोर है, देन व्हाई दिस इज सो पॉपुलर? ये इतना लोकप्रिय क्यों हो गया? पहला कारण यह है कि इसे पहचानना
बड़ा आसान है, ये सेकंडों में तो दिख जाता है। जिसे कुंडली पूरी पढ़नी नहीं भी आती ना, वो भी देखेगा राहु और केतु के बीच में बाकी 7 प्लेनेट हैं, चलो जी बोल दो काल सर्प दोष है। और दूसरा कारण है साइकोलॉजिकल कारण है कि ये नाम खुद ही डरा देता है। काल यानी मृत्यु, सर्प यानी सांप। अरे मृत्यु सांप तो आ गए एक नाम में, तो सच कहूं तो इससे बेहतर ब्रांडिंग आज तक किसी और दोष को मिली नहीं। और तीसरा कारण, ये बड़ा क्लेवर, बड़ा जबरदस्त कारण है कि इसकी जो भविष्यवाणी है ना काल सर्प दोष की, ये इतनी जनरलाइज होती हैं, हर बंदे पे फिट बैठ जाएंगी। जैसे देरी से फल मिलेगा, मेहनत का पूरा नतीजा नहीं मिलेगा, लोग धोखा दे देंगे, मन अशांत रहेगा, जीवन में हर कदम पे स्ट्रगल आएगा, आपको कोई समझ नहीं पाएगा, लाइफ स्लो चलेगी, बरकत नहीं आएगी। अब आप ही बताइए, ये जनरली किस पे फिट नहीं बैठता? हर 10 में से 8 लोगों पे बैठेगा। और एक बार ये ठप्पा लग जाए ना, तो इंसान खुद अपनी हर घटना को उसी चश्मे से देखेगा। इवन बस छूट जाए तो भी काल सर्प दोष, घर के इक्विपमेंट जल जाए तो भी काल सर्प दोष। ऐसे लोग ना मेरे पास लगातार आते हैं, जिनमें मोटे तौर पे ना ये 3 तरह के लोग होते हैं। एक वे जिनके घर में रिश्ते की बात चल रही होती है, किसी ने कुंडली देख के एक वाक्य कह दिया कि जी काल सर्प दोष है। दूसरे वो जिनका काम कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, और उनको ना एक्चुअली एक बॉक्सिंग बैग चाहिए, एक ठोस कारण चाहिए जिसपे वो सब कुछ डाल दें, तो उनके लिए काल सर्प दोष बड़ी सुविधाजनक एक योग बन जाता है। और तीसरे वो पेरेंट्स जो बच्चे की कुंडली सामने रखते ही पहले ये सवाल पूछते हैं, पंडित जी बताइए इसमें काल सर्प दोष तो नहीं है? आप तो खुद इनवाइट कर रहे हो वहम अपने आप को डालने के लिए। सिचुएशन तीनों की अलग है, लेकिन तीनों को जवाब में जब ये नाम पकड़ा दिया जाता है ना, तब सारा खेल बदल जाता है। कुंडली के बाकी योगों की तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाता जो असल में काम कर रहे होते हैं। यहां पे ना एक बात बिल्कुल साफ रहनी चाहिए, नाग देवता की उपासना हमारी परंपरा का हिस्सा है। त्र्यंबकेश्वर हो, महाकाल हो, ये स्थान अपने आप में सिद्ध हैं, पूजनीय हैं। वहां पे जाना बड़े भाग्य की बात होती है। ये सवाल उन स्थानों के पर तो है ही नहीं, सवाल है उस तरीके पर जहां पे इन स्थानों के जरिए वो डर बेचा जा रहा है और फिर उस डर का इलाज बेचा जा रहा है। ये श्रद्धा नहीं है, ये बिजनेस बन जाता है जिसने श्रद्धा का अटायर, श्रद्धा के कपड़े पहन रखे होते हैं। अब ये जो जवाब मैं देने जा रहा हूं ना सारे आर्गुमेंट का, ये सिर्फ हां या ना में नहीं है। क्यों? क्योंकि सच को हां या ना में कई बार नहीं तोला जा सकता। आज जिस रूप में ये पढ़ाया जा रहा है ना, ये रूप मुझे किसी मेन ग्रंथ में, स्क्रिप्चर में नहीं मिला। सर्प योग असली है, लेकिन वो ये नहीं है। और आधुनिक जो भी एक्सप्लेनेशन है उसमें भी ये 20वीं सदी में इरप्ट हुआ, जैसे मैंने 1937 में बताया, लेकिन मेनली ये दुनिया की, देश की घटनाओं के कॉन्टेक्स्ट में था। एक संकेत के रूप में इसका बड़ा सीमित अर्थ बनता था कि जीवन रेखा एक लीनियर सीधे में नहीं चलेगी, एक पर्टिकुलर एक्सिस पे उतार चढ़ाव बने रहेंगे, लेकिन देश दुनिया के लेवल पे। लेकिन जो चीज आज बेची जा रही है ना, शादी नहीं होगी, बच्चा नहीं होगा, जीवन बर्बाद रहेगा, संघर्ष रहेगा, उसका ना ग्रंथों में कोई बेस है, ना पिछले ऋषियों की या हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऑब्जर्वेशन में कोई जगह है। इसे मैं एक लाइन में रखता हूं कि काल सर्प दोष है या नहीं, ये एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन काल सर्प का डर ये एक बहुत बड़ा दोष है, और ये दोष आपकी कुंडली में नहीं, ये किसी भी एस्ट्रोलॉजर की प्रैक्टिस में और आप मानने वालों में बैठा हुआ है। अगर कल कोई आपसे कहेगा ना कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो मत घबराइए, बस कॉन्ट्रा क्वेश्चन पूछने शुरू करिए। पहले आप ये पूछ लीजिए कि रेफरेंस कहां से है। बात आगे बनती है तो अध्याय, श्लोक संख्या तक पूछ डालिए, क्या ही दिक्कत है। साथ ही साथ में ये भी पूछिए कि आप डेफिनेशन कौन सी ले रहे हो, क्योंकि बाद में ना लोगों ने इसको काल सर्प दोष के कई नाम देके दोनों डेफिनेशन में फिट कर दिया था। इसमें क्या होगा कि कई लोग ना अपना सब्जेक्ट ही चेंज कर देंगे, यानी जो अपने नियम की शर्तें नहीं बता पा रहा है ना, उस रूल से आपका फ्यूचर वो नहीं बता पाएगा। इस बात को पकड़िए। इसके बाद लॉजिक पे आइए, पूछिए कि इसका असर जीवन के किस पर्टिकुलर फील्ड पे है और इसका ट्रेजेक्ट्री क्या है, रास्ता क्या है, कौन सा भाव लॉर्ड, कौन सी दशा। सब गड़बड़ है जी, सब गड़बड़ है। ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट कोई भविष्यवाणी थोड़ी होती है, ये डर की दुकानदारी होती है। आपको पूरी कुंडली का एनालिसिस करवाना है। कुंडली ना एक पूरी तरह से एक अलग सर्किट डायग्राम है, कुंडली कोई भरी भराई सूची थोड़े है। और लास्ट में एक बात जो आपके बड़े काम आने वाली है, यहां पे वीडियो को स्किप करने की जल्दबाजी मत करिएगा। कोई भी पूजा जन्म कुंडली से आपके प्लैनेट को नहीं हटाती है। जिस दिन कोई ज्योतिषी ये बात खुद आपसे कह देना, तो समझ लीजिएगा कि वो भरोसे के लायक है। और जो
आपको कैलेंडर घड़ी दिखा के बोले ना कि भाई इतने बजे तक या इस अमावस तक ये वाला आप पूजा कर या ये उपाय कर लो वरना बड़ी देर हो जाएगी, वो असल में कुछ और ही कर रहा है, वो आपको उपाय नहीं करवा रहा है। तो दोस्तों, काल सर्प दोष के नाम पे नहीं, भगवान शंकर की आराधना मन से करिए ना। अगर आपको बताया गया है काल सर्प दोष तब भी करिए, नहीं बताया गया तब भी करिए, ये आपके जीवन में बड़ी काम आएगी। अब मुझे आपसे दो चीजें चाहिए अंत में। पहली कि अगर आपको कभी काल सर्प दोष बता के डराया गया है, ये वहम डाला गया है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको इसके बारे में असल में एग्जैक्टली क्या कहा गया था और असल में जो कहा गया था हुआ क्या आपके साथ। और इनमें से कुछ एक मेन पॉइंट्स को लेकर मैं आपके लिए अगला वीडियो भी बनाऊंगा। और दूसरा, श्लोक वाला रेफरेंस फिर से याद करिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि अगर आपके पास है तो जरूर भेजिए, मैं बड़ा ईगरली उसका इंतजार कर रहा हूं। और ये वीडियो उस एक इंसान तक जरूर पहुंचा दीजिए जिसको इस नाम से डराया गया है, और उसको ये जरूर कहिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखे। हो सकता है कि आज जो खुल के उसको नींद आएगी ना, उसका पुण्य आपको लगने वाला है। चलिए वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक वीडियो के साथ दोबारा मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।